हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका ने ईरान के 30 गांवों का रोक दिया पानी। डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री, कहा यह बर्दाश्त नहीं होगा। जी हां, ईरान के पानी के प्लांट पर किया बहुत बड़ा हमला, साथ में एक और बड़ा और भीषण हमला करने की बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों ट्रंप ने। और इस हमले से पहले इस हमले के अलर्ट को लेकर यूएई और कतर ने जारी कर दिया सर्कुलर। दोस्तों ट्रंप ने दी है धमकी, ईरान ने दे दी चेतावनी, मिडल ईस्ट में मचने वाली है क्या बड़ी तबाही। खबर जानकर आप भी जाएंगे चौंक। और अंदर की खबर आपको बताएंगे, ईरान में जमीन पर उतर सकती है कभी भी अमेरिकी सेना। जी हां दोस्तों, कहां से मिली है ये जानकारी और किस रास्ते ईरान में घुसेगी अमेरिकी सेना। वहीं ईरान की माफी के बाद भी नहीं थमे खाड़ी देशों पर हमले, कैसे सऊदी से लेकर दुबई तक बरस गए ड्रोन। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान नहीं हटा पीछे और अपनी माफी को भी कर दिया दरकिनार और बरसा दिया सऊदी से लेकर दुबई तक ड्रोन। दोस्तों उससे भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे, ईरान में जंग रुकने के आसार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे और दुबई में मात्र इतने ही दिन का खाना बचा है। दोस्तों यूएई से आई बहुत बड़ी चेतावनी की बड़ी खबर। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद हुआ ये देश, जताई भारत के साथ संयुक्त हथियार उत्पादन की क्षमता। कौन सा है वो देश? वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति का अपमान करके टीएमसी ने पार कर दी सारी हदें। आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। ये खबर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, और भी अधिक जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की ऐसे क्षण में समर्थन करते हैं जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसर होती दिखाई दे रही है, वॉर की तरफ झुकती जा रही है। और ऐसे समय में भारत जिस प्रकार से अपने कूटनीति के साथ काम ले रहा है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये उन्नत लेवल की कूटनीति है, जहाँ इस वॉर के बीच दुनिया भर में एनर्जी को लेकर महामारी है, वहीं अपना भारत निश्चित बैठा हुआ है स्टॉक को लेकर। तो सबसे पहले आप अपने भारत देश के लिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की बहुत बड़ी कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ साफ तौर पर कहा है कि आज ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा। उन्होंने ईरान को पश्चिम एशिया का लूजर यानी हारा हुआ देश करार देते हुए कहा कि अब उसकी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। ट्रंप का यह बयान ईरान के उस कदम के बाद आया है जब उसने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों से माफी मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर ईरान को बुरी तरह घेरा। 79 वर्षीय ट्रंप ने कहा कि ईरान अब पश्चिम एशिया में ध्वंस जमाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो एक हारा हुआ खिलाड़ी बन चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की ये हालत अमेरिका और इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई की वजह से हुई है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने पड़ोसियों के सामने घुटने सिर्फ इसलिए टेके हैं क्योंकि उसे युद्ध में बुरी तरह पीटा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान के आखिर में साफ कर दिया कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा तगड़ा प्रहार किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिक गई। माना यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ट्रंप के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं हैं। तो वहीं दोस्तों यूएई और कतर ने जारी किया अलर्ट, ट्रंप ने दी है धमकी, तो वहीं ईरान ने भी दे दी चेतावनी। मिडल ईस्ट में मचने वाली है सबसे बड़ी तबाही। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिका ने केशम द्वीप पर स्थित मीठे पानी के विलवणीकरण संयंत्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका को बहुत बड़ी तगड़ी चेतावनी दे दी और कह दिया है कि उसने घोर और हताशापूर्ण अपराध किया है। इससे 30 गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करना एक खतरनाक कदम है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये मिसाल अमेरिका ने कायम किया, ईरान ने नहीं। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि तेहरान जवाबी कार्रवाई में हमला करने के लिए अमेरिका में मौजूद नए ठिकानों की तलाश कर रहा है। दोस्तों ईरानी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर मौजूद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि दोस्तों ये वो प्लांट है जहां समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने वाली सुविधा होती है, जिसे ईरान के लोग उस पानी को मीठा करने के बाद पीते हैं, जिसको अमेरिका ने अटैक में उड़ा दिया, जिससे ईरान के लगभग उस क्षेत्र के आसपास के 30 गांवों की जलापूर्ति प्रभावित हुई है। जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी दे दिया। उन्होंने लिखा एक्स पर कि अमेरिका ने केशम द्वीप पर मौजूद
मौजूद मीठे पानी के विलवणीकरण संयंत्र पर हमला करके घोर और हताशा भरा अपराध किया है। इसका बदला लेकर रहेंगे। ट्रम्प ने बहुत बड़ी गलती की है। उधर ट्रम्प ने भी दोस्तों बड़ी चेतावनी दी, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज रात ट्रम्प बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, जिसके बाद यूएई और कतर ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने अभी मोबाइल फोन पर नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया गया है और निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के निवासियों के लिए जबरन निकासी की नई चेतावनी जारी कर दी और उन लोगों से आग्रह किया जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं छोड़ा है वे तुरंत खाली कर दे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के गृह मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा प्रणालियां मिसाइल हमले के खतरे से निपटने में जुट गई हैं। कृपया सुरक्षित स्थान पर रहें और आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी चेतावनी और अपडेट्स का पालन करें। यानी कि दोस्तों इनके द्वारा जारी किए गए अलर्ट से साफ पता चल रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इजराइल और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान पर। इसी बीच जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ईरान में जमीन पर भी उतर सकती है अमेरिकी सेना। डोनाल्ड ट्रंप इसको भी लेकर बना रहे हैं नई योजना, नया प्लान। ईरान में हवाई हमलों के साथ साथ अमेरिका जमीन पर भी अपनी सेना उतारेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान में सैनिकों की तैनाती में रुचि दिखाई है। उन्होंने इस विषय पर अपने सहयोगियों और रिपब्लिकन नेताओं के साथ चर्चा की है। ये योजना किसी बड़े पैमाने पर आक्रमण की नहीं है, बल्कि विशेष रणनीतिक मिशनों के लिए सीमित संख्या में सैनिकों को तैनात करने पर केंद्रित है। इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताई गई रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने युद्ध के बाद के ईरान के लिए एक संभावित योजना बताई है। इसमें ईरान के यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना और नई ईरानी सरकार के साथ तेल उत्पादन में सहयोग करना शामिल हो सकता है। ये मौजूदा अमेरिका वेनेजुएला तेल व्यवस्था के समान होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ईरान को बहुत बड़ा चोट देने की तैयारी में है अमेरिका हर तरह से, युद्ध तक भी और युद्ध खत्म होने के बाद भी। जी हाँ, वहीं ईरान की माफी के बाद भी नहीं थमे खाड़ी देशों पर हमले। सऊदी से लेकर दुबई में बरसे ड्रोन से। जी हाँ, मिडल ईस्ट में जारी युद्ध 8वें दिन और भयानक हो गया। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 80 लड़ाकू विमानों ने तेहरान और इस्फहान को निशाना बनाया, जहां ईरान के अहम परमाणु ठिकाने मौजूद है। हमलों के दौरान ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाके सुने गए। इस युद्ध में अब तक ईरान में 1332 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खाड़ी देशों में भी करीब 10 लोग मारे जाने की खबर है। इस संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और मिडिल ईस्ट में हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। दूसरी ओर ईरान ने खाड़ी देशों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे। शनिवार सुबह दुबई में कई धमाके सुने गए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए उड़ानों को रोकना पड़ा। वहीं ईरान में जंग रुकने के आसार फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन दुबई से चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है वो ये कि दुबई में सिर्फ 8 दिन का ही खाना बचा है। जी हाँ, ईरान के अमेरिका इजराइल से युद्ध के चलते संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लोगों को खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर से दुबई में दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि इस शहर में सिर्फ 8 दिन का ही भोजन बचा हुआ है। युद्ध की वजह से पूरे इलाके में शिपिंग लेन प्रभावित होना है। खास तौर से हॉर्मुज जल डमरू मद बंद होने से व्यापार में काफी ज्यादा रुकावट आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समुद्री व्यापार की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो दिक्कत बढ़ेगी। एनालिस्ट शनाका अंजलेम परेरा ने एक्सपर्ट लॉजिस्टिक्स चीफ स्टीफन पॉल का बयान साझा किया। 5 मार्च को स्विस ब्रॉडकास्टर एसआरएफ से बात करते हुए पॉल ने कहा कि दुबई में फिलहाल 10 दिन का ताजा खाने पीने का सामान है, यानी शनिवार को यह सिर्फ 8 दिन का रह गया है। उन्होंने अपनी कंपनी के मॉनिटर किए जाने वाले सप्लाई चेन डेटा के हिसाब से ये जानकारी दी है और आज के हिसाब से मात्र 7 दिन का ही भोजन बचा है। उन्होंने जल्दी से जल्दी चीजों में सुधार पर जोर देने की बात कही है। दोस्तों, वाकई में दुबई से ये चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर है। ऐसे में 8 दिन बाद क्या होगा अगर हॉर्मुज इसी प्रकार से बंद रहा और दुबई में व्यापार नहीं हो पाया तो फिर 8 दिन बाद क्या होगा। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे इस युद्ध से तगड़ा असर पड़ रहा है मिडिल ईस्ट के देशों पर। ईरान ने भी कह दिया है कि जब तक सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला नहीं ले लिया जाता तब तक ये युद्ध जारी रहेगा और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में दोस्तों, ना ईरान इतनी जल्दी बदला ले पाएगा, ना ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल तो वैसे भी पीछे नहीं हटेगा। अब रही बात ईरान की, तो ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका सुप्रीम लीडर ही चला गया। वो सुप्रीम लीडर जो दशकों से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था दोस्तों, और पहले ही दिन मारा गया। इससे बड़ी बात क्या ही होगी। वहीं आपको सबसे बड़ी जानकारी बता दें,
भारत एक बार फिर बना मसीहा। जी हाँ, युद्ध के बीच की ईरान की बड़ी मदद। ईरानी राजदूत ने कहा इंडिया का दिल से धन्यवाद। जी हाँ, मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच ईरान ने इंडिया को मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया है। भारत ने ईरान के नौसैनिक जहाज इरीस लावन को तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता के लिए कोची पोर्ट पर सुरक्षित ठहरने की अनुमति दी। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली ने बताया कि यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया जब ईरानी नौसैनिक जहाज इरीस देना हिंद महासागर में डूब गया। रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो हमले के बाद डूब गया। राजदूत ने कहा कि ईरान अभी भी इस घटना की जांच कर रहा है और जहाज के चालक दल की स्थिति पर नजर रख रहा है। राजदूत फतहाली ने कहा कि भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन ने जहाज को डॉकिंग की अनुमति देकर मानवीय दृष्टिकोण दिखाया। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग और मानवीय दृष्टिकोण के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कठिन समय में भारत का सहयोग दोनों देशों के पुराने और मित्रवत संबंधों को दर्शाता है। तो वहीं दोस्तों, वेस्ट एशिया में कोहराम के बीच अब तक सुरक्षित लौटे 52,000 भारतीय एयर स्पेस खुलते ही शुरू हुआ महा रेस्क्यू ऑपरेशन। जी हाँ, वेस्ट एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलते हालातों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दिया। भारत सरकार वहां के घटनाक्रम पर पल पल की नजर रख रही है। खासकर उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है जो ट्रांजिट या छोटी यात्राओं पर वहां गए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए दिल्ली में एक डेडिकेटेड स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने सभी दूतावासों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। अब तक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। वहां मौजूद लोगों को स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन हेल्पलाइंस के जरिए किसी भी आपात स्थिति में मदद मांगी जा सकती है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद हुआ पोलैंड देश। जताई भारत के साथ संयुक्त हथियार उत्पादन की इच्छा। दोस्तों, पोलैंड भारत के साथ खासकर उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उत्सुक है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह बात कही। आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अवर सचिव मिखाल बारानोवस्की ने कहा कि पोलैंड के पास निगरानी और विस्फोटक भूमिका दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाले दुनिया के कुछ बेहतरीन ड्रोन हैं। ये पूछे जाने पर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पोलैंड ने भारत के साथ क्या साझा किया था, इस पर बारानोवस्की ने कहा कि ये ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें हम भारत के साथ साझा कर सकते हैं और पहले भी साझा कर चुके हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जिसका विस्तार जारी रह सकता है। उन्होंने भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हम संयुक्त उद्यम के जरिए अधिक उत्पादन कर सकेंगे। भारत द्वारा दोस्तों मई 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादियों ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सटीक हमले किए गए थे। पोलैंड के एक अधिकारी ने कहा कि इस अभियान के दौरान आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने में पोलैंड के ड्रोन की भूमिका रही। बारानोवस्की ने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड यात्रा के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के इस साल के अंत में भारत आने की भी संभावनाएं हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ उधर एक और भारत के लिए अच्छी खबर आपको बता दें, जहां फ्रांस के बाहर पहली बार बनेगा राफेल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। इस शहर में दूसरी प्रोडक्शन लाइन। डसॉल्ट ने बताया क्या है उसका प्लान, आपको बता दें। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने पुष्टि कर दी है कि फ्रांस के बाहर प्रोडक्शन लाइन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन ने कहा कि राफेल फाइटर की प्रोडक्शन क्षमता को भी साल 2029 तक हर महीने बढ़ाकर 4 करने का लक्ष्य रखा गया है। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपियर ने 4 मार्च को कहा है कि वो धीरे धीरे राफेल फाइटर का प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा है कि 2029 तक हर महीने 4 राफेल बनाने का लक्ष्य है, लेकिन उसे बढ़ाकर 5 करने पर भी विचार चल रहा है। पिछले कुछ सालों में यह बढ़ोतरी एक्सपोर्ट सेल्स को सपोर्ट कर रही है और कंपनी को और ऑर्डर पूरे करने के लिए तैयार कर रही है। इस बीच डसॉल्ट देशों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में फाइटर की बड़ी सब असेंबली बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चूंकि एयर फ्रेमर दक्षिण एशियाई देश के साथ एक और बड़े कॉन्ट्रैक्ट
की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो और भी ज्यादा लोकल प्रोडक्शन के लिए तैयारी कर रहा है। तो वहीं नेपाल से आपको सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर बता दें, नेपाल चुनाव में बालन शाह की हुई शानदार जीत पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से धूल चटा दिया। दोस्तों, नेपाल के आम चुनाव परिणामों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालन शाह ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। झापा जिले के निर्वाचन क्षेत्र 5 से बालन शाह को विजयी घोषित किया गया है। खास बात यह है कि इस सीट से उन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली को करीब 50,000 मतों के अंतर से हरा दिया है। अंतिम मत परिणाम के अनुसार बालन शाह को कुल 68,348 वोट मिले, जबकि केपी शर्मा ओली को इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 18,000 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों उम्मीदवारों के बीच लगभग 50,000 मतों का बड़ा अंतर रहा है और बालन शाह ने शानदार जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने विजयी उम्मीदवारों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। पार्टी ने अपने सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को विजय जुलूस या किसी भी प्रकार के उत्सव कार्यक्रम आयोजित न करने का भी आदेश दे दिया है। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, इमरान खान की पार्टी के 47 नेताओं को 10 साल की सजा हिंसा भड़काने के दोषी में। जी हां, पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई के 47 नेताओं और समर्थकों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर आरोपी पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का भी जुर्माना लगाया है। ये फैसला 9 मई 2023 को हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े मामले में अब लिया गया है। ये प्रदर्शन उस समय शुरू हुए थे जब पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद देश भर में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए, जो कई जगह बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गए और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने रावलपिंडी स्थित सेना के जनरल मुख्यालय बोले तो जीएचक्यू में घुसने की कोशिश भी की। इस दौरान कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत के न्यायाधीश अमजद अली शाह ने यह फैसला आरोपियों की गैर हाजिरी में सुनाया, क्योंकि वे बार बार बुलाए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जी हाँ, साथ ही बता दें, भारत को तेल खरीदने के लिए किसी विदेशी राजधानियों से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आखिर क्यों, बता दें, भारत के राजनीतिक और मीडिया विमर्श के कुछ हिस्सों में एक अजीब विमर्श जो है वो जोर शोर से पकड़ रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार जब अमेरिका ने टैरिफ शुल्क के दबाव को कम किया और मौजूदा ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष के बीच भारत को रशिया से तेल की खरीद जारी रखने के लिए एक अस्थायी राहत दी, तो विपक्ष के सदस्यों ने यह सुझाव देना शुरू कर दिया कि भारत को मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद के लिए वॉशिंगटन की अनुमति की आवश्यकता है। ये व्याख्या न केवल भ्रामक है बल्कि ये भारत की ऊर्जा कूटनीति और आर्थिक नीति के बुनियादी सिद्धांतों की गलत समझ को भी दर्शाती है। दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बता दें, फरवरी 2026 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बना रहा। भारतीय रिफाइनरियों ने प्रतिदिन लगभग 10 से 17 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। ऐसे में दोस्तों, विपक्षियों को तगड़ा जवाब यह है कि यदि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए वास्तव में अमेरिकी अनुमति की आवश्यकता होती तो इतने बड़े पैमाने पर अपना भारत ये आयात संभव नहीं कर पाता। इसके बजाय ये आयात इसलिए जारी है क्योंकि भारत की नीति एक सरल सिद्धांत से प्रेरित है, 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा, और इस बात को बार बार दोहराया गया है। तेल कोई कूटनीतिक एहसान नहीं है, ये एक रणनीतिक आवश्यकता है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहते हैं दोस्तों भारतीय विपक्ष पार्टी को, जो लगातार भारत की मोदी सरकार पर इल्जाम लगा रही है? अभी हाल ही में आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश से विश्वासघात का गंभीर आरोप लगा दिया। दोस्तों, कह दिया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र में तबाही मचेगी। जी हां, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस समझौते से भारत के किसानों और छोटे व्यवसायियों को नुकसान होगा। शनिवार को केरल में पुथु युग यात्रा के समापन समारोह का उद्घाटन करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है, उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षर करके देश के साथ विश्वासघात किया है। तो लगातार दोस्तों भारत की मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है विपक्ष की पार्टियां, खास करके कांग्रेसी पार्टी। आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, अवश्य दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा इन विपक्षी पार्टियों को। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने ममता सरकार पर साधा तगड़ा निशाना कह दिया। ये राष्ट्रपति का अपमान कर टीएमसी ने सारी हदें पार की है। दरअसल बता दें क्या है मामला। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके कार्यक्रम स्थल में किए गए बदलाव पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताया और हैरानी जताई कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर नाराज है, क्योंकि उत्तर बंगाल दौरे के दौरान उनका स्वागत करने के लिए ना तो मुख्यमंत्री आई और ना ही कोई अन्य मंत्री मौजूद था। राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ममता बनर्जी सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सिलीगुड़ी के पास विधाननगर में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्य सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो नाराज क्यों है, वो नाराज है या नहीं है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब ठीक रहें। उन्होंने आदिवासी समुदाय के वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन स्थल को विधाननगर से गोसाईपुर स्थानांतरित किए जाने पर भी सवाल उठाया, जहां कथित तौर पर लोगों की उपस्थिति कम रही। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्यक्रम विधाननगर में आयोजित किया जाता तो बेहतर होता। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राज्य सरकार पर ममता सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए ममता सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। उन्होंने लिखा, ये शर्मनाक है, जो भी लोग इस लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं वो इससे बेहद निराश हैं। राष्ट्रपति जी जो स्वयं एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त किया गया दर्द और पीड़ा भारत के लोगों के मन में गहरी उदासी पैदा कर गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सारी सीमाएं पार कर दी है। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। यह भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से ले रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में आपके सामने ये मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये प्रोडक्ट वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम है, इसे आप लगाइए, इससे आपको कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत सारा फायदा होगा। एक और निविया मैन का कूल किक, ये भी आपके बदन को ठंडा पहुंचाने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप इस पर लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो वहीं ये सभी की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।